हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम क्या करने वाले हैं नीट 2024 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका यूकेएस बायोलॉजी में स्वागत है और हम आज सेट नंबर T5 से हम देखने वाले हैं। तो कुल मिलके पेपर सॉल्यूशन की पार्ट मतलब 4 पार्ट्स आने वाले हैं। तो बॉटनी के 2 और जूलॉजी के 2। तो हम बॉटनी से पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। तो शुरू करने से पहले आप चैनल कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, शुरू करते हैं। Question number 101. Inhibition of succinate dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example of। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है फ्रॉम बायोमोलिक्यूल। जो एंजाइम पॉइंट दे है उसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को मैलोनेट क्या करता है, इनहिबिट करता है। ये किसका एग्जांपल है? तो डायरेक्टली ये याद रखने का क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो ये एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसमें से मतलब कौन सा सही में एक्सप्लेन किया है, हमें दिए गए 5 स्टेटमेंट में से बताना है। तो स्टेटमेंट ए, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसिसिव। स्टेटमेंट बी, पहला स्टेटमेंट ने कहा आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसिसिव। तो ये क्या है, सही स्टेटमेंट है। मतलब मेंडल एलेल को ये क्या बोलता है, फैक्टर बोलता है। जब ये दोनों एक साथ आ जाती है, दो एलेल, तो इसमें से एक क्या रहती है, डोमिनेंट रहती है, और दूसरी क्या होती है, रेसिसिव होती है। इसके कारण स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं बी, एलेल्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर सिंस सच इन F2 जनरेशन। ये क्या हो गया, गलत हो गया। सी, फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर्स इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट। सही है, फैक्टर जो क्या रहते हैं, डिप्लॉयड सेल में पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। अब डी नंबर का, डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। सही है। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या रहता है, वन जो एलेल रहती है वो डोमिनेंट रहती है और दूसरी वाली क्या रहती है, रेसिसिव। इसके कारण क्या, जो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करता है। तो ये भी क्या बन जाएगा, सही। हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए सी डी और ई कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में, ए सी डी और ई। तो इसके कारण सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 103, लेसिथिन, a small molecular weight organic compound found in living tissue is an example of। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। जो हमारे लेसिथिन है किसका एग्जांपल है, सिंपल हमें मतलब उन्होंने बताया है। तो ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करनी है। पहले आपको जो पता है वो मैच करने की। तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहाँ पर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, और ये क्या है, आरएनए का सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है। तो देखते हैं कहाँ पर दिया हुआ है, साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ए का क्या बन जाएगा, 3। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन 1 और 3 में। तो बी, ऑप्शन 2 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखते हैं जो आपको पता है, गोल्गी एपरेटस, सिंपली साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो डी का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कहाँ पर दिया है, बी का 1, सॉरी डी का 1, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, ये भी वहीं पर ही। फिर देखते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्टव्हील। बी का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, स्टोरिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है। तो सी का क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको एग्जांपल बताना है। इसमें से दी गई मतलब कौन सा एग्जांपल है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का, डायरेक्टली बताना है। तो मेरे पास एक ट्रिक है, एक्टिनो, एक्टिनो एक नाम है, एक्टिनो या फिर एक्टी बोल सकते हो आप। एक लड़की का नाम है, वो क्या करती है, एक्टिने मस्त दातानी चावली, एक्टिने मस्त दातानी चावली। ठीक है। तो मस्टार्ड दतुरा चिली, मस्टार्ड दतुरा चिली, कौन सा दतुरा आया यहाँ पर, तो हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, दतुरा। क्वेश्चन नंबर 106, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। अभी केल्विन साइकिल क्या रहती है, एक डार्क रिएक्शन रहती है, डार्क रिएक्शन का पार्ट है। इस केल्विन साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच लगती है, हमें इस मतलब क्वेश्चन में बताना है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स करने के लिए केल्विन साइकिल में 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीपीएच लगती है। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है,
3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। तो इसका सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये बहुत से मतलब मैंने बच्चों ने कहा है कि ये क्वेश्चन जो सेकेंडरी ग्रोथ है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वो पार्ट निकाल दिया, लेकिन वहाँ से भी क्वेश्चन आए तो वो मतलब उनकी समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन वहाँ से नहीं आया, ये क्वेश्चन उसका एनाटॉमी का कुछ रेफरेंस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दिया है, तो ये वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमल सेल, तो वहाँ पे दिया है उन्होंने डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, सिंपली उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? डी डिफरेंशिएशन का। किसका? डी डिफरेंशिएशन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 108, ऑक्सीन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज कॉज्ड टू ग्रास एज ऑक्सीन्स। अभी प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, उसमें भी क्या? ऑक्सीन। पहला ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो ये ऑक्सीजन क्या रहते हैं गार्डनर्स यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ वीड फ्री लॉन्स, बट ये मोनोकोटिलिडोनस प्लांट को अफेक्ट नहीं करते, मतलब ग्रासेस जैसे। तो ये क्यों अफेक्ट नहीं करते? क्योंकि उनमें क्या करते? डज नॉट अफेक्ट, यही पर उन्होंने सिंपली दिया है, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडोनस प्लांट बट नो डैमेज टू मोनोकोट एज ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडोनस प्लांट। ठीक है। ये डाइकॉट को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, मतलब वहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन मोनोकोटिलिडोनस प्लांट को ये अफेक्ट नहीं करते। तो इसके कारण सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं डार्क रिएक्शन में अभी मैंने बताया C3 और C4 पाथवे होते हैं। तो डार्क रिएक्शन में क्या करना होता है? CO2 फिक्स करना रहता है और उसके लिए ATP और NADPH लगती है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, तो उससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लाइट और क्लोरोफिल तो लाइट रिएक्शन के लिए लगता है, तो इन्होंने सिंपली पूछा है डार्क रिएक्शन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? C, D एंड E। कहाँ पर दिया है? C, D एंड E। हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें पहला ही ऑप्शन सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल बाय एक्शन ऑफ। अब ग्रोथ मीडियम में क्या रहता है? बैक्टीरिया के लिए लैक्टोज प्रेजेंट रहता है, तो मतलब कौन सा एंजाइम क्या करता है? परमेबिलिटी इंक्रीज करता है ग्रोथ मीडियम में। तो ये डायरेक्टली एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कहाँ से? जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। तो परमे जो एंजाइम रहता है वो क्या करता है? परमेबिलिटी इंक्रीज करता है बीटा गैलेक्टोसाइड, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड्स के लिए। उसके कारण क्या होता है? लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है। तो परमेज एंजाइम परमेबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, द को फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए को फैक्टर कौन सा है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए क्या रहता है? जिंक रहता है को फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 112, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम विच फिगर विच इज डिजाइनड टू फॉर्म अ रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। कौन से पार्ट से रूट तया बनती है, यह हमें सिंपली यहाँ से बताना है। तो मैं एक बार डायग्राम में एक बार आपको बता देता हूँ। जो ए पार्ट है ए, वो क्या है? कोलियोप्टाइल है। बी क्या है? प्लूम्यूल है। डी क्या है? कोलियोराइजा है। सी क्या है? रेडिकल है। तो रूट किससे बनती है? रेडिकल से बनती है। मतलब इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? सी। जहां पर दिया है वहां पर टिक करने का, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लिप्टोटिन स्टेज। लिप्टोटिन स्टेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली विजिबल होते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सेकंड, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये भी क्या है? सही स्टेटमेंट है। डिप्लोटिन में क्या होता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो ये भी सही है, मतलब दोनों भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। कहाँ पर दिया हुआ है? बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special settings where they can be protected and given special care is called। अब ये क्या बोल रहे हैं? जो भी कुछ स्पीसीज थ्रेटेंड है, मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है? नेचुरल हैबिटेट से निकाल के दूसरी जगह पे स्पेशल सेटिंग पे उनको रखा जाता है कि जो कि ये एक्सटिंक्ट ना हो पाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? उनकी नेचुरल हैबिटेट से निकाल के आर्टिफिशियल मीडियम में वहाँ पर हम रखते हैं
तो इसी का हम बोलते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन। एक्सिटू कंजर्वेशन कहीं पर दिया है क्या? नहीं दिया है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है। 115 स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 दिया है, इसमें से हमें करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। पैरेन्काइमा इज लिविंग एंड कोलिनकाइमा इज डेड, सही है क्या? नहीं, पैरेन्काइमा भी लिविंग होती है और कोलिनकाइमा भी लिविंग होती है, तो इसके कारण यहाँ पर गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, जाइलम वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, सही है। जाइलम में मतलब जो जिम्नोस्पर्म की जाइलम रहती है उसमें क्या वेसल्स लैक रहती है, मतलब एब्सेंट रहती है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म की जाइलम रहती है उसमें वेसल्स प्रेजेंट रहती है, तो इसके कारण ये भी क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सही। पहला है गलत और दूसरा सही, कहाँ पर दिया है? 1 इज अ फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, तो हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ वरहर्स्ट पेरियोडिक ग्रोथ इज dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कहाँ से? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से। तो हमें के क्या इंडिकेट कर रहा है, सिंपली हमें बताना है। तो पहले मैं एक बार आपको सब बता देता हूँ। जो आर है वो क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। एन क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। और के क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी होता है, तो इसके कारण इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? कैरिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 117, लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करनी है। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन है। तो यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है, तो एक वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन है दिस पॉइंट से। तो हमें बताना है कुछ, इधर बैक्टीरिया फंगा है कुछ तो दिए हुए, और वो क्या क्या बनाती है, मतलब कौन से मॉलिक्यूल बनाती है, उनसे मैच करनी है। तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम एक बैक्टीरिया है, ये ब्यूटेरिक एसिड बनाता है, तो ये क्या क्या बन जाएगा? 3। ए का 3 कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन 1 एंड 3 में। तो 2 और 4 क्या बन जाए, मतलब कैंसिल हो गई। सैकरोमाइसिस सर्विस एक ईस्ट है, यूनिसेलुलर फंगा है, तो ये क्या बनाने के लिए हेल्प करती है? इथेनॉल, ब्रेड, इसके कारण इसे ब्रेवरसिस्ट भी बोलती है। तो बी का क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। कहाँ पर दिया है? 1 एंड 3 में। तो दोनों मतलब हमें आगे का चेक करते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या बनाता है? पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, जो कि हमारी जो मतलब जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी एक्टिव नहीं होने देने के लिए इनको ये दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एज अ यूज़ किया जाता है साइक्लोस्पोरिन। तो सी का क्या बन जाएगा? 4। कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन 1 में। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। फंगाई का क्लासिफिकेशन करने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा उसका क्राइटेरिया नहीं, ये बताना है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड प्रोटीन बॉडीज, तीनों भी क्या रहते हैं? क्राइटेरिया लेते हैं, लेकिन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये क्राइटेरिया नहीं है क्लासिफिकेशन का, इसके कारण इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट्स फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड। ये बहुत साल से क्वेश्चन नहीं आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस साल आ गया। तो एक प्लांट सेल से पूरा प्लांट फिर से जनरेट करना, मतलब डेवलप करना, तो इस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? तो इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी बोलते हैं। क्या? टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन CRY1AC। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। इंसेक्ट ग्रुप बीटी टॉक्सिन क्या रहता है? इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक रहता है एंड कोडेड बाय क्राइजीन। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इन द बैसिलस thuringiensis. However, after ingestion by the insects, the inactive prototoxin get converted into the active form due to the acidic pH of insect gut. ये सही है क्या? गलत है। सिर्फ यहाँ पर उन्होंने क्या एसिडिक पीएच दिया है, यहाँ पर अल्कलाइन पीएच चाहिए था। जब भी इंसेक्ट इसको इंजेक्शन करते हैं तब क्या रहता है? इंसेक्ट के अंदर एसिडिक पीएच रहता है, तो इसके कारण इसका मतलब सही आंसर क्या बन जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। कहाँ पर दिया है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, हमारा इसमें से सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेट्स ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। अब इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है, तो कौन सा करेक्ट है बताना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखते हैं, फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। ठीक है, वेलिस्नेरिया क्या है? वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स है। जो भी वाइंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स रहते हैं वो कलरफुल नहीं रहते वो, और कलरफुल नहीं रहेंगे तो नेक्टर कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन के लिए कलरफुल फ्लावर रहते हैं और वही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो वेलिस्नेरिया क्या? वाटर पॉलिनेटेड है, इसके कारण ये क्या बन जाएगा?
गलत हो जाएगा। द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, सही है। जो लिली का जो फ्लावर रहता है तो कैसे, या फिर वाइंड से या फिर इंसेक्ट से पॉलिनेट हो जाती है, तो ये नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, तो ये क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा बी। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, ये भी क्या है, सही है। पोलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबॉन लाइक, ये भी सही है। इन सम हाइड्रोफाइट्स पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, ये भी क्या है, सही है। तो हमारा बस स्टेटमेंट वन ही क्या, ए ही क्या है, गलत है। तो इसके कारण बी सी डी और ई क्या है, सही है। तो ये कहाँ पर दिए, बी सी डी और ई ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। A transcription unit in a DNA is defined primarily by the 3 regions in the DNA. These are with respect to upstream and downstream end. डायरेक्टली जेनेटिक से क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रहता है उसमें क्या रहती है, थ्री रीजन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उसमें से पहला रीजन्स होता है प्रोमोटर, सेकंड वाला स्ट्रक्चरल जीन्स और थर्ड वाला टर्मिनेटर। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो बुलिफॉर्म सेल्स रहती है वो मतलब मोनोकॉट में प्रेजेंट रहती है। मोनोकॉट में कौन से ग्रासेस के अंदर प्रेजेंट रहती है। जब भी बाहर मतलब इन्वायरमेंट वाटर के ट्रेसेस रहते हैं तब ये क्या करती है, बुलिफॉर्म सेल्स फ्लैसिड बन जाती है और इसके कारण लीव्स क्या कर जाता है, इनवर्ड कर्ल कर लेता है। तो इसके कारण वाटर प्रिवेंशन कम हो जाता है। तो इसके कारण इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर्स ए एंड बी। तो हमें ए और बी नंबर की मतलब फिगर दी हुई, तो ये मतलब कौन सा फ्लावर है डायरेक्टली हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत ही मॉर्फो का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, इनके पोजिशन के बेसिस पे हमें ये फ्लावर कौन से है बताने। अगर कैलिक्स और कोरोला एंड्रोसियम ये फ्लोरल पार्ट्स अगर ये ओहरी से नीचे प्रेजेंट रहे, ओहरी के नीचे होंगे तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस। तो ये, और अगर ऊपर रहे और ओहरी नीचे रही तो इसे बोलते हैं हम इपीगाइनस। तो इन दोनों भी मतलब डायग्राम में कहीं दिख रही है, नीचे दिख रही है कि कहीं नीचे तो नहीं है, ऊपर तो दिख रहा है। कहाँ पर ऊपर है, ऊपर नहीं है, एट सेम लेवल पर है, मतलब नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं, मतलब हाइपो भी कैंसिल हो गया, ईपी भी कैंसिल हो गया, तो आ गए सेम लेवल पे। तो ये किसके एग्जाम्पल बन जाएंगे, पेरीगाइनस की डायग्राम है, कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिजम्स। पीस ऑफ डीएनए क्या है, जो कैरी करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो एक एलियन ऑर्गेनिजम्स में मतलब ट्रांसफर किया है। तो इसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है हमें बताने हैं। A piece of DNA would be able to multiply itself independently in a progeny cells of organisms. B वाला देखते हैं, it may get integrated into the genome of the recipient. तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने कहा है पीस ऑफ डीएनए एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, तो ये गलत है। ये कभी भी मतलब खुद से रिप्लिकेट नहीं करता। ये जो बैक्टीरियल जीनोम जो एलियन ऑर्गेनिजम्स रहता है उसके जीनोम में पहले तो इंटीग्रेट हो जाता है, फिर उसी के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो बी वाला देखते हैं, इट मे गेट इंटीग्रेटेड विद जीनोम ऑफ रेसिपिएंट, तो ये सही है। इट मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए, ये भी क्या है, सही है। डी वाला, द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये गलत है। क्योंकि ये इंटीग्रेट हो जाता है तो इसके कारण ये क्या बन जाता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है। इट शोज एबिलिटी टू रिप्लिकेट, तो ये भी क्या है, गलत है। तो हमारा अब मतलब सही स्टेटमेंट क्या है, बी एंड सी। कहाँ पर दिए उन्होंने, बी एंड सी, तो हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये मैंने पहले पार्ट का आखिरी क्वेश्चन था हमारा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।